आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर इसका बेसिक लेक्चर पढ़ते हैं कि हमने क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को डिफाइन करें, ये क्या होती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा बैंक में अकाउंट है, हमसे मुराद हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट है, तो एक उसका हिसाब हम खुद रखते हैं। तो जो हमारे बैंक अकाउंट का हिसाब हम खुद रख रहे हो उसे हम कहते हैं कि कैश बुक बनाई जा रही है। और सेम उसी तरह हमारे बैंक का अकाउंट जिस बैंक में होगा वो बैंक भी उसका हिसाब रख रहा होगा। तो हमारे बैंक अकाउंट का हिसाब जो बैंक रख रहा होता है उसे हम कहते हैं ये पासबुक है। इट मीन्स हमारे बैंक के अकाउंट का रिकॉर्ड जो हमने बनाया यानी कैश बुक, और जो बैंक ने बनाया यानी पासबुक, इन दोनों के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल सेम होनी चाहिए। यानी हमारे हिसाब से अगर बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो बैंक के हिसाब से भी उसके रिकॉर्ड के मुताबिक भी हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ही होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फर्क आ जाए, यानी हमारे हिसाब से तो 1 लाख होना चाहिए, लेकिन जब बैंक से डिटेल मांगी और उसमें देखा तो बैंक के हिसाब से उसमें 90,000 है, 10,000 का फ़र्क आ गया। तो इस फ़र्क की वजह मालूम की जाएगी कि क्यों ऐसा फ़र्क आया, और फिर उसको रिकॉन्साइल किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, यानी कैश बुक और पासबुक का जो रिकॉर्ड है उसे मैच किया जाएगा। तो ऐसी स्टेटमेंट जो हम पासबुक और कैश बुक के रिकॉर्ड को मैच करने के लिए बनाते हैं, उसमें से गलतियां दूर करने के लिए बनाते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पासबुक और कैश बुक की डिफरेंसेस को, डिस्क्रिपेंसीज को ख़त्म करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दी स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिमूव, ऐसी स्टेटमेंट जो रिमूव करने के लिए बनाई जाए, दी डिस्क्रिपेंसीज, फ़र्क को, बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, यानी कैश बुक और पासबुक के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी इस कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसे हम कहते हैं ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है। तो इसके बनाने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस, यानी कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो। ये मोस्ट ईजीएस्ट मेथड है जो हम पढ़ेंगे। नंबर 2, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, यानी वो गलतियां अगर हमसे हुई हैं कैश बुक बनाने में उसे हम कैश बुक बना के ठीक करेंगे और उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। और नंबर 3 इज करेक्टिंग मेथड। इस मेथड में ये करते हैं कि कैश बुक और पासबुक दोनों के रिकॉर्ड को एट अ सेम टाइम इन सेम स्टेटमेंट बनाया जाता है, ताकि दोनों को आमने सामने रख के कंपैरिजन के साथ बना के मैच किया जाए। तो ये 3 मेथड होते हैं बीआरएस को बनाने के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट आर रीजंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कहता है वजह बताएं किन वजूहात की वजह से कैश बुक या पासबुक में फ़र्क आ जाता है। तो 4 रीजंस है। नंबर 1 इज रॉन्ग डेबिट, यानी कोई बात गलत डेबिट कर दी जाए उससे फ़र्क आ जाएगा। रॉन्ग क्रेडिट, या कोई बात गलत क्रेडिट में लिख दी जाए उससे रिकॉर्ड में फ़र्क आ जाएगा। नंबर 3 इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी हमने किसी को चेक दे दिया, अज्यूम करते हैं मैंने 10,000 का चेक किसी को दिया, तो मैंने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया होगा कि मेरे पास से 10,000 रुपये कम हो गए, बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन जिसको चेक दिया वो बैंक में लेकर ही नहीं गया, उससे वो चेक गुम गया या उससे वो चेक फट गया या कोई भी रीज़न हुई, वो उस मंथ के रिकॉर्ड में वो चेक बैंक में लेकर नहीं गया। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, मेरे हिसाब से 10,000 रुपये कम होने चाहिए जबकि बैंक के हिसाब से वो 10,000 रुपये ज़्यादा होंगे। और नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी मुझे चेक मिला तो मैंने अपने हिसाब में लिख लिया कि मेरे पास, फ़र्ज़ करते हैं 20,000 रुपये का चेक था, तो मैंने अपने हिसाब में लिख लिया कि मेरे पास 20,000 रुपये आ गए, मेरे बैंक बैलेंस में 20,000 से इजाफा हो जाएगा।
जो कि मैंने बैंक में जाके जमा करवा दिया, बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन किसी वजह से वो बैंक मेरे अकाउंट में वो पैसे ही जमा नहीं कर सका। हो सकता है जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में ही पैसे ना हो, उस वजह से उसने क्रेडिट नहीं किए, या कोई और इशू की वजह से वो उस चेक की अमाउंट को मेरे अकाउंट में जमा नहीं कर सका। तो इस वजह से फ़र्क आ जाएगा। कैश बुक के साथ जो मैंने रखा उसमें कोई और अमाउंट शो होगी, और जो तो वो साहब जो बैंक रख रहा है मेरे अकाउंट का, उस हिसाब से वहाँ में पैसे कम होंगे। तो ये रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में फ़र्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन पासबुक। पासबुक क्या होती है? तो द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटर्स अकाउंट, डिपॉजिटर्स के अकाउंट का, डिपॉजिटर यानी जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट का रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय बैंक, जो बैंक बनाता है, इस कॉल्ड पासबुक, उसे हम पासबुक कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 5 है, डिफाइन बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है? पासबुक तो कंप्लीट रिकॉर्ड को कहते हैं, लेकिन उस पासबुक में से किसी खास टाइम पीरियड की डिटेल जो हम बैंक से मांग लें, जैसा मेरे अकाउंट को 5 साल हो गए हैं अगर बैंक में, तो 5 साल के रिकॉर्ड को हम कहेंगे ये पासबुक है। और मैं उससे सिर्फ जुलाई के 2020 का डाटा मांग लेता हूँ बैंक से, तो वो उसकी जो कॉपी मुझे देगा उसे हम कहेंगे ये बैंक स्टेटमेंट है। तो देखिए डेफिनेशन, दी पार्ट ऑफ पासबुक, पासबुक का हिस्सा, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, किसी खास वक्त का, गिवन टू कस्टमर, जो कस्टमर को दिया जाता है ऑन हिज रिक्वेस्ट, उसके मांगने पे, इस कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट, उसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 6 है, डिफाइन अनप्रेजेंटेड चेक्स। या मैंने भी आपको डिटेल समझा भी दी कि ऐसे चेक जो हमने किसी को दिए लेकिन वो किसी भी वजह से बैंक में जमा नहीं करवा सका, तो उसे हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। डेफिनेशन देखते हैं, दी चेक्स विच आर इशूड टू क्रेडिटर्स, जो हमने क्रेडिटर को दिए यानी उन लोगों को जिनको हमने पैसे देने थे, बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक्स, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सके, आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स, उन्हें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 7 है, डिफाइन अनक्रेडिटेड चेक्स, यानी ऐसे चेक जो हमें मिले या हमने बैंक में तो जमा करा दिए लेकिन बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे वो जमा नहीं हो सके। तो देखें, दी चेक्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ऐसे चेक जो हमने डेटर से रिसीव किए यानी उन लोगों से रिसीव किए जिनसे हमने पैसे लेने थे, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक उसके पैसे कलेक्ट नहीं कर सका, हमारे अकाउंट में जमा नहीं कर सका, आर कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक्स, उन्हें हम अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, डिफाइन द टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मतलब? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज्यादा पैसे निकलवा लेना। ये नॉर्मली करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, यानी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और मेरा करंट अकाउंट है और मैं डेली बेसिस पे तकरीबन बैंक से डील करता हूँ, तो मैं ये सहूलत अवेल कर सकता हूँ कि मुझे अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो मैं 1 लाख से कुछ ज़्यादा अमाउंट निकलवा लूँ। उसके लिए मुझे बैंक को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और मैं ज़्यादा पैसे निकलवा सकूँगा। मिसाल के तौर पे मेरा बैंक अकाउंट, बैंक में करंट अकाउंट है और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। मैंने बैंक से रिक्वेस्ट करके उसमें से 1,20,000 निकलवा लिए, यानी 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने बैंक से ले ली। तो जो एक्स्ट्रा रकम मैंने जो निकलवाई है उस अमाउंट से ज़्यादा जो मेरे बैंक में ऑलरेडी मौजूद थी, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट यानी 20,000 को हम कहेंगे कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो डेफिनेशन देखते हैं, दी फैसिलिटी इन विच, ऐसी सहूलत जिसमें बैंक अलावा कस्टमर, कस्टमर को इजाज़त दे देता है टू विड्रॉ मोर अमाउंट, कि वो ज़्यादा पैसे निकलवा लें, देन दी अवेलेबल अमाउंट, उस रकम की निस्बत जो उसके अकाउंट में मौजूद है, इन हिज अकाउंट, इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। दिस फैसिलिटी इज आल्सो कॉल्ड रनिंग फाइनेंस, इसे रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं, एंड इज ओनली अवेलेबल टू करंट अकाउंट होल्डर, और ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को अवेलेबल होती है। अब देखते हैं हम कि किस तरह हमने इसका क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो स्टेप्स टू सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सोल्व करने के स्टेप्स हैं। तो देखें, अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दो बुक्स होती हैं, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक वो बुक है जो हिसाब हम खुद रखते हैं अपने बैंक अकाउंट का, और पासबुक वो बुक है जो हिसाब हमारे अकाउंट का बैंक रखता है।
तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, हमें क्वेश्चन में से ये देखना है कि हमें बैलेंस कौन सा गिवन है। इन दोनों में से कोई एक बैलेंस गिवन होगा और दूसरा हमने फाइंड करना होगा। देखिए अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पासबुक का बैलेंस हम निकाल लेंगे, और अगर क्वेश्चन में गिवन पासबुक का बैलेंस है तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम कैश बुक का बैलेंस निकाल लेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने इन दोनों को मैच करना होता है। अगर हम कैश बुक से शुरू करेंगे अपने आंसर को, क्वेश्चन को, सोल्यूशन को, तो आंसर निकलेगा पासबुक, और अगर हम पासबुक से शुरू करेंगे तो आंसर निकलेगा कैश बुक। एक चीज, दूसरी चीज याद रख लें कि जो रिकॉर्डिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बैंक की रिकॉर्डिंग उसके ऑपोजिट होती है। जिस तरह देखें, मैंने बैंक से कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है वापस करना, लेकिन वो बैंक का एसेट है क्योंकि वो बैंक के पैसे थे। यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट होता है। सेम इसी तरह अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो वो मेरा एसेट है, वो मेरे पैसे हैं, लेकिन बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है क्योंकि बैंक ने वो पैसे कस्टमर को, क्लाइंट को वापस करना है। इट मीन्स एक कॉन्सेप्ट याद रख लें कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बैंक की निस्बत ऑपोजिट होता है। सेम इस तरह अगर कोई हमारी इनकम है वो बैंक का एक्सपेंस हो सकता है। इसी तरह अगर हमारा एक्सपेंस है, जैसा बैंक सर्विस चार्जेस काटता है, तो जो सर्विस चार्जेस काट रहा है वो हमारा एक्सपेंस है लेकिन बैंक के लिए इनकम है। इसलिए बैलेंस भी देखें तो चार तरह के बैलेंस हो सकते हैं। तुम्हारा पास हमारे पास स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस। सबसे पहला काम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए है कि हमारे पास पता होना चाहिए जो गिवन बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है। तो देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक, एक ये बैलेंस हो सकता है क्वेश्चन में गिवन। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो आपने कहना है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस है कैश को शो करता है और कैश हमारा एसेट होता है, और एसेट हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि एसेट हमेशा नेचर डेबिट होता है। तो एक सिंपल सी बात याद रख लें, अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन हुआ तो आप कहेंगे कि ये डेबिट का बैलेंस है। सेम इस तरह जैसा आपको बता दिया, अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट है तो पासबुक का ऑपोजिट होगा, वो क्रेडिट होगा। तो देखें पॉइंट नंबर 2, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो। तो अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा तो हम कहेंगे ये क्रेडिट का बैलेंस है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। यानी कैश बुक का तो बैलेंस है लेकिन ओवरड्राफ्ट का है। ओवरड्राफ्ट अभी आपको बता दिया था मैंने कि अगर बैंक से ज्यादा पैसे निकलवाए, इट मींस अब ऑपोजिट काम हो गया, उल्ट हो गया। तो कैश बुक का बैलेंस हमने पढ़ा था पॉइंट 1 में डेबिट होता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट लिख देगा तो वो डेबिट की बजाय उल्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नंबर 4 देखें, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का बैलेंस पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा कि कैश बुक का उल्ट होता है यानी क्रेडिट होता है, लेकिन अगर इसके साथ ओवरड्राफ्ट का वर्ड आ जाए तो हम इसे ऑपोजिट कर देंगे, क्रेडिट की बजाय पासबुक के बैलेंस को कहेंगे कि ये डेबिट का बैलेंस हो गया। तो ये चार तरह के बैलेंस हो सकते हैं, दो सिंपल बैलेंस है और दो उनके ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। सिंपल बैलेंस अगर आपको याद हो तो ओवरड्राफ्ट के बैलेंस याद करने की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं का ऑपोजिट होगा। जिस तरह कैश बुक का डेबिट होता है तो पासबुक का क्रेडिट होगा, और अगर इनके साथ ओवरड्राफ्ट आ जाए तो उसे उल्ट कर दे। तो इन चार में से कोई एक बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इस बैलेंस को देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, डेबिट का फार्मूला यूज करना है या क्रेडिट का फार्मूला यूज करना है। तो यही हमारा स्टेप नंबर 2 है कि फार्मूला देख लेना कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो फार्मूला पढ़ लेते हैं। चार आइटम्स है हमारे पास, नॉट प्रेजेंटेड एनपी, नॉट क्रेडिटेड एनसी, इनकम एंड एक्सपेंस। यानी हमें क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे उनका ताल्लुक इन चार में से किसी एक पॉइंट के साथ होगा। तो जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, उसके मुताबिक फार्मूला यूज करेंगे। तो देखें, अगर डेबिट का फार्मूला हुआ, बैलेंस अगर डेबिट का गिवन हुआ तो हम डेबिट का फार्मूला यूज करेंगे। और डेबिट के फार्मूले में क्या करना है हमने कि एनपी को प्लस करना है, एनसी को माइनस करना है, इनकम को प्लस करना है और एक्सपेंस को माइनस करना है। सेम इस तरह अगर हमारे पास क्रेडिट का बैलेंस गिवन हुआ क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे, यानी एनपी को माइनस करेंगे, फिर एनसी को प्लस करेंगे, इनकम को माइनस करेंगे और एक्सपेंस को प्लस करेंगे। तो इसको याद रखना इंतहाई आसान है, आइटम्स के नाम याद होने चाहिए आपको, एनपी, एनसी, इनकम एंड एक्सपेंस। तो डेबिट हो तो प्लस से शुरू कर लें,
पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, और अगर क्रेडिट हो तो माइनस से शुरू कर दें। पहला माइनस, सेकंड प्लस, थर्ड वन इज माइनस और फिर प्लस। तो ये फार्मूला हम यूज किया करेंगे। ये डिपेंड करेगा हमें बैलेंस कौन सा गिवन है, डेबिट वाला बैलेंस गिवन है या क्रेडिट वाला बैलेंस गिवन है। तो देखें क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले बैलेंस आइडेंटिफाई करो, फिर बैलेंस के मुताबिक देखना है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। जब हमने फार्मूला डिसाइड कर लिया तो जो गिवन ट्रांजैक्शंस होंगी, जो क्वेश्चन में लाइंस गिवन होंगी, हमने वो पढ़नी है और वो पढ़ के डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सी लाइन एनपी की है, कौन सी लाइन एनसी की है, कौन सी लाइन इनकम की है और कौन सी लाइन एक्सपेंस की है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास एनपी एनसी इनकम एक्सपेंस कौन सा है, तो फार्मूले के मुताबिक प्लस माइनस करके आंसर निकाल लिया करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन ट्रांजैक्शन। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो गिवन ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन सी हैं, एनपी की लाइन है, एनसी की लाइन है, इनकम की है या एक्सपेंस की है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो यही हमारा स्टेप नंबर 3 है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे गिवन ट्रांजैक्शन को और फिर डिसाइड करेंगे उसे ऐड करना है या लेस करना है। ऐड करना या लेस करना डिपेंड करेगा कि हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला। जिस तरह देखें, अगर डेबिट वाला होगा तो एनपी की लाइन को प्लस करेंगे और अगर क्रेडिट वाला होगा तो एनपी की लाइन को माइनस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि प्लस किसे करना है या माइनस किसे करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सी लाइन हमारे पास एनपी की है या कौन सी लाइन एनसी की है या कौन सी लाइन इनकम की है या कौन सी लाइन एक्सपेंस की है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं निशानियां बता देता हूँ। ये निशानियां आपने याद रखनी है और अगर आप ये निशानियां याद रख लेंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाया करेगा। तो पहले पढ़ते हैं निशानियां हम नॉट प्रेजेंटेड चेक्स की, एनपी की निशानियां। तो देखें सबसे पहली निशानी तो इसकी है कि ये चेक होगा और ये वो चेक होंगे जो हम इशू करेंगे या ड्रॉ करेंगे। तो ये वर्ड्स याद रख लेने, ऐसे चेक जिनके साथ इशू या ड्रॉन लिखा होगा वो हमारे पास एनपी होंगे और उसकी अमाउंट हम कौन सी लेंगे, नॉट वाली। हमें वो रकम चाहिए जो नहीं हुई या नेक्स्ट मंथ वाली। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आ जाएगी बात। जिस तरह मैंने 10,000 रुपये के चेक इशू किए थे जिनमें से सेम मंथ में, यानी ज्यूम कर लेते हैं हम दिसंबर के मंथ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दिसंबर के मंथ में मैंने 10,000 रुपये के चेक इशू किए थे जिसमें से 2,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। तो जो हम एनपी की रिकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन में वो भी 2,000 से करेंगे क्योंकि हमें वो अमाउंट चाहिए जो नहीं हुई। 8,000 की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सेम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 के चेक इशू किए थे दिसंबर में जिसमें से 6,000 के जनवरी में हो गए हैं। इट मीन्स अब हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो 6,000 से करेंगे क्योंकि 6,000 अगर जनवरी में हुए हैं उसका मतलब ये है कि 6,000 के चेक दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो फिर से वही बात, हमें वो अमाउंट चाहिए जो प्रेजेंट नहीं हुई होगी। ये अब आपको लाइन पढ़ के पता चलेगा। निशानियां मैंने बता दी हैं, उस अमाउंट के साथ या तो नॉट लिखा होगा या फिर नेक्स्ट मंथ लिखा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉट क्रेडिटेड चेक, यानी एनसी की निशानियां क्या हैं। तो पहली निशानी देखें, पहली निशानी इसकी भी यही है कि ये भी चेक होंगे। दूसरी बात, ये वो चेक होंगे जो हमने रिसीव किए होंगे या पेड इनटू बैंक, बैंक में दिए होंगे और डिपॉजिट इनटू बैंक या बैंक में जमा करवाए होंगे, या आउट स्टेशन चेक। आउट स्टेशन चेक यानी ऐसे चेक जो कहीं से हमें मिले। तो ये इसकी निशानियां वर्डिंग याद रखनी है। और इसके बाद भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने वो अमाउंट लेनी है जो या तो नॉट होगी यानी जो क्रेडिट नहीं हुई या नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट हुई। तो एनपी और एनसी में सेम निशानियां, फर्क बस इतना है कि एनपी वो चेक होते हैं जो हम इशू करते हैं या हम किसी को देते हैं और एनसी वो चेक्स होते हैं जो हमें मिलते हैं या हम बैंक में जमा करवाते हैं। तो ये निशानियां थी एनपी और एनसी की लाइन को आइडेंटिफाई करने की। अब आगे निशानियां देखते हैं इनकम और एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करने की। तो देखें जो इनकम होगी सिंपल निशानी है, पहली निशानी जितनी रिसिप्ट्स हैं जिनके साथ रिसिप्ट लिखा हो वो हमारी इनकम, और जितनी पेमेंट्स हैं जिनके साथ पेड लिखा हो या पे लिखा हो वो हमारा एक्सपेंस। तो पहली निशानी बड़ी सिंपल है। सेकंड निशानी देखते हैं क्रेडिटेड इन पासबुक, कोई भी चीज़ जो पासबुक में वो लिख दे क्रेडिट, जिस तरह वो कह देता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, तो ये हमारी इनकम होगी। क्रेडिट की निशानी याद रखें और इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपेंस, यानी कोई भी चीज़ जो कह दे वो डेबिट इन पासबुक।
तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो देखें तीसरी निशानी है हमारे पास कि अगर रॉन्ग क्रेडिट लिख दे तो भी हमारी इनकम ही होगी, यानी क्रेडिट की बस आपने निशानी याद रखनी है। अगर क्रेडिट लिखे तो भी इनकम, और अगर रॉन्ग क्रेडिट लिख दे तब भी इनकम। सेम इसी तरह अगर रॉन्ग डेबिट लिख दें इन पासबुक तो भी एक्सपेंस रहेगा। तो डेबिट की निशानी याद रख लें, चाहे सिंपल डेबिट करे चाहे रॉन्गली डेबिट कर दे, रहेगा वो एक्सपेंस। नंबर 4 है हमारे पास डिविडेंड या कस्टमर डिपॉजिट। डिविडेंड कहते हैं कंपनी से मिलने वाले प्रॉफिट को, तो ये भी इनकम होगी। या कस्टमर डिपॉजिट, कस्टमर जो हमारे पैसे जमा करवा दे बैंक में, वो भी हमारी इनकम होगी। तो देखें कस्टमर भी एक्चुअली हमारा प्रॉफिट होता है और डिविडेंड कंपनी से मिलने वाला प्रॉफिट होता है, तो ये दोनों सूरतों में ही हमारी इनकम रहेगी। और एक्सपेंस की चौथी निशानी देखते हैं, चार्जेस। यानी अगर बैंक कोई चार्जेस काट ले, सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस, कुछ भी चार्जेस अगर लिख दिया उसने, तो ये आपने निशानी याद रखनी है, वो पॉइंट फिर आपका एक्सपेंस का पॉइंट होगा। नंबर 5 देखें, डेबिट इन कैश बुक। कोई भी चीज़ जो कैश बुक में डेबिट की जाए वो इनकम होगी, और कोई भी चीज़ जो क्रेडिट की जाए कैश बुक में वो हमारा एक्सपेंस होगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि बैंक पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट होता है। जरा इनकम की निशानी नंबर 2 देखें, क्रेडिटेड इन पासबुक था, यानी पासबुक में क्रेडिट वाली इनकम, तो कैश बुक में डेबिट वाली इनकम होगी। तो देखें पॉइंट नंबर 5, डेबिट इन कैश बुक। तो कैश बुक और पासबुक की भी निशानी याद रखनी है। अगर पासबुक में रिकॉर्ड की बात हो तो क्रेडिट वाली इनकम, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड की बात हो तो डेबिट वाली इनकम होगी। इसी तरह एक्सपेंस में है, अगर पासबुक में डेबिट की बात हो तो वो एक्सपेंस, लेकिन अगर कैश बुक में बात करें तो फिर क्रेडिट वाला एक्सपेंस होगा। पॉइंट नंबर 6 है इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी बात जिसको पढ़ के हमें अंदाजा हो जाए कि इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, यानी बैंक में मौजूद पैसों में इजाफा हो रहा है, तो वो हमारी इनकम होगी। और कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे हमें ये अंदाजा हो जाए कि जो बैंक में पड़े पैसे हैं वो कम हो रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन एसेट। एसेट पर अगर इंटरेस्ट हो तो हमारी इनकम होगी। एसेट्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है। जिस तरह देखिए मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो मुझे मिलेगा, इसलिए वो हमारी इनकम होगी। और एसेट कौन से हो सकते हैं उसकी निशानियां मैंने ब्रैकेट में लिख दी हैं। जिस तरह फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हो तो इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो या पीएलएस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इंटरेस्ट हो, तो इस तरह का इंटरेस्ट क्योंकि हमें मिलता है वो हमारी इनकम होगी। और सेम इसी तरह अगर इंटरेस्ट हो लाइबिलिटीज़ पर, तो क्योंकि लाइबिलिटीज़ पर जिम्मेदारियों पर इंटरेस्ट हो तो वो हमने अदा करना होता है, तो इसलिए वो हमारा एक्सपेंस होगा। और लाइबिलिटीज़ कौन सी हो सकती है मैंने ब्रैकेट्स में मेंशन कर दी है। जैसे लोन पर इंटरेस्ट है तो हमने पे करना होता है इसलिए एक्सपेंस, या ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है तो ओवरड्राफ्ट अभी समझाया, यानी बैंक से ज़्यादा पैसे निकलवा दिए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बैंक को वापस करने, तो अगर उस पर इंटरेस्ट हो तो वो भी हमारा एक्सपेंस होगा। तो ये निशानियां थी जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि गिवन ट्रांजैक्शन में से कौन सी एनपी है, कौन सी एनसी है, कौन सी इनकम है और कौन सी एक्सपेंस है। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो सिर्फ हमारा एक काम रह गया प्लस और माइनस करने का। अब किस पॉइंट को प्लस करना है और किसको माइनस करना है ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के बैलेंस पे। उस बैलेंस में से देखकर हम प्लस और माइनस का डिसीजन करेंगे। तो फॉर्मेट देख ले, क्वेश्चन करने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस नेम लिखते हैं हम, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम आ जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर एज एट के बाद तारीख लिखा करेंगे कि कौन सी तारीख के लिए हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये सिंपल फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स लिखेंगे रुपीज़ एंड रुपीज़। सबसे पहले शुरू में बैलेंस लिखना है। अब ये बैलेंस जाहिर बात है 4 बैलेंस हमने पढ़े थे उनमें से कोई एक बैलेंस होगा, तो उस बैलेंस को लिखेंगे आउटर कॉलम में। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने डिसाइड कर लिया होगा किसे ऐड करना है किसे माइनस करना है, तो जिन्हें ऐड करना होगा उसे पहले ऐड करेंगे हम। ऐड वाली वैल्यूज को इनर कॉलम में लिखना है। देखें रुपीज़ के 2 कॉलम है, एक इनर साइड पे एक आउटर है। आउटर मेन है और जो इनर है वो वर्किंग के लिए है। तो जो बैलेंस को हमने ऐड करना होगा उनको पहले हमने इनर कॉलम में लिखना है और फिर उनके टोटल को बाहर मेन कॉलम में लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी उसका टोटल बाहर जाएगा और ऊपर वाले बैलेंस में हम उसे फिर ऐड कर दिया करेंगे। ऐड करने के बाद फिर लेस वाले पॉइंट्स लिखेंगे। सेम उसी तरह लेस वाले
पॉइंट्स की जो वैल्यूज होंगी उन्हें पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, ब्रैकेट क्योंकि माइनस करना है हमने, और फिर उसके टोटल को आउटर कॉलम में लिख के ऊपर वाले बैलेंस में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर में भी उसी तरह लिखेंगे बैलेंस एज पर, अज्यूम करते हैं हमने क्वेश्चन शुरू किया था, ऊपर लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो फिर नीचे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, यानी जिस बैलेंस से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे उसका उल्ट नीचे हमने लिखा करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा जिसके मुताबिक आपने बीआरएस का क्वेश्चन किया करना।